हाँ नहीं, स्कैरसिटी तो बना रहा है, ब्लैक मार्केटिंग करके स्कैरसिटी बना रहा है, लेकिन स्कैरसिटी क्यों बनाई जाती है? प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। तो वही तो हम कह रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से प्राइस सीलिंग करे गवर्नमेंट। प्राइस एकदम से ना बढ़े, उस पर एक सीलिंग लगा दे। लेकिन जब प्राइस सील ही हो चुका है तो चाहे कितनी भी स्कैरसिटी हो, एक लिमिट के ऊपर तो कीमत कभी जाएगी ही नहीं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको डिमांड सप्लाई के वो बता देंगे, डिमांड सप्लाई चार्ट बता देंगे। दोनों के अपने अपने ग्राफ होते हैं, किस तरह से डिमांड सप्लाई चेंज होती है, उससे क्वांटिटी और प्राइस से किस प्रकार से उसका चार्ट शिफ्ट होता है, वो बता देंगे। क्या? हाँ, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर पूछा गया है क्या कभी? डिमांड सप्लाई कर का शिफ्टिंग पूछा गया है? देखो ये डिमांड कर्व होता है। तो जब डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो उसको शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं, या फिर मान लो यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इसको शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो बता देंगे मुझे। जो आप बोल रहे हो वो शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व नहीं है। एक क्वांटिटी होता है और एक प्राइस होता है। आप बोल रहे हो कि यदि ये क्वांटिटी, क्या डिमांड की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो डिमांड यदि मान लो ये प्राइस है तो उस पर ये क्वांटिटी की डिमांड होगी। आप कह रहे हो कि प्राइस बढ़ेगी। हाँ, यदि डिमांड चेंज होती है तो वही उसी को वही है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का, और उससे फिर प्राइस पे असर पड़ता है। क्वेश्चन क्या है? Give a brief description of CPEC and enumerate the reason why India has distanced itself from the same. So economics का तो नहीं, ये तो करंट का ही है पूरा पूरा। internationalization आया regarding. इसका इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं। एक और क्वेश्चन था regarding to COVID. Explain the rationale behind the goods and service tax bracketed comparison to State Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and create new federal tension? देखो, सबसे पहले तो वो पूछ रहे जीएसटी के बारे में, ठीक है, और हाँ, जीएसटी का ब्रीफ देना पड़ेगा। उसमें ये देना पड़ेगा कि उसमें जीएसटी देखो जीएसटी 3 किस्म का होता है, स्टेट, सेंटर और इंटीग्रेटेड। तो स्टेट जीएसटी के बारे में पूछ रहा है ना, वो स्टेट जीएसटी के बारे में पूछ रहा है। दूसरी बात, जीएसटी एक्ट के तहत जो है ना, स्टेट के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत कम हुए हैं। तो एज अ कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल सारे स्टेट्स को एक एक फंड, एक एक पैकेज देती है एज अ कंपनसेशन कि उनके रेवेन्यूज़ उसमें उसके कारण से कम हुए हैं, जो डिमांड ममता बनर्जी हमेशा करती रहती है। ठीक, हाँ हाँ, नहीं, वो ये कंप्लेन करती है कि हमें उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, कम मिला हमें। ठीक, वो अब वो ये कह रहे हैं कि कोविड की वजह से किस प्रकार से फेडरल टेंशन्स हुए हैं उसमें, है ना। देखो, फेडरल टेंशन्स क्यों हुए हैं? क्योंकि स्टेट्स का ये जीएसटी के मामले में स्टेट्स की शिकायत हमेशा से यही रही है कि हमारे रेवेन्यूज़ में बहुत भारी कटौती हुई है और उतना हमें केंद्र सरकार कंपनसेट नहीं करती, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सोर्सेज बढ़े हैं। तो इस वजह से ये फेडरल टेंशन है। फेडरल रिलेशंस क्या होते हैं? स्टेट और सेंट्रल के बीच में
शेयरिंग के संबंध में जो रिलेशन होते हैं उसको फेडरल रिलेशंस कहा जाता है। तो कोविड की वजह से उसमें चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि देखो कोविड के कारण जो एकदम इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था ना, उससे जितना नुकसान केंद्र को हुआ उससे बहुत ज़्यादा नुकसान राज्यों को हुआ है, क्योंकि राज्यों के पास वैसे भी लिमिटेड सोर्स ऑफ रेवेन्यू बचे थे। अब वो भी डिसरप्ट हो जाते हैं तो राज्य के पास, राज्यों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से अब आप चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, मतलब नेता का नाम नहीं लिखो लेकिन स्टेट का नाम लिख सकते हो कि बंगाल की हमेशा से इस मामले में शिकायत रही है। ये फेडरल टेंशन नहीं है, नहीं इसको इस आंसर में नहीं लिखना है आपको, इसको नहीं लिखना है। हाँ, तो उसको इस मामले में क्यों लिखोगे? इसमें जीएसटी, हाँ ये तो स्टेट की अपनी पॉलिसी है ना, स्टेट की पॉलिसी मैटर है। आपको यहाँ पे जीएसटी के कारण से क्या फेडरल टेंशन आ रहे हैं वो बताना है, उसी के हिसाब से। देखो प्रॉब्लम सारे स्टेट्स को है, बस ये है कि बंगाल के जो नेता हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली उस बात को उठाते हैं तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो आप जो लिखोगे ना वो बंगाल का एग्जाम्पल बाद में ले सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी सारे स्टेट्स के साथ। कलेक्टिव आंसर में एक का एग्जाम्पल नहीं, कंक्लूड नहीं करना है उससे, कंक्लूड तो आपको उसके समाधान से ही करना है। क्या सजेशन दे सकती है आप, समाधान आप खुद से नहीं बता रहे हो तो स्टेट क्या डिमांड कर रहे हैं, एक आध दो वो डिमांड बता सकते हो कि इन डिमांड्स पर यदि दोनों सरकारें, मतलब केंद्र की और राज्य की सरकारें आपसी सहमति बना लेंगी तो इस समस्या का समाधान हो सकेगा। इस तरह से लिखना है। ठीक है, देखो सेंट्रल का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है लेकिन स्टेट्स को शिकायत ये है कि हमारा जो सोर्सेज आपने कटा जीएसटी के कारण से कटौती कर दी है, आप उसकी बराबर से प्रतिपूर्ति नहीं कर रहे हो। हाँ, स्टेट्स की डिमांड ही बताओ कि स्टेट के द्वारा ये मांगे, ऐसी दो तीन ऐसी मांगे उठाओ जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, थोड़ी लिबरल वाली दो तीन डिमांडें उठाओ और उसके साथ उसको कंक्लूड करो। देखो चूंकि ये पॉलिसी मैटर है इसलिए अपन अपनी तरफ से कोई यूनिक सजेशन नहीं दे सकते, है ना। अपनी तरफ से कोई यूनिक सजेशन देने का मतलब है कि आप गवर्नमेंट की डिसाइड की हुई पॉलिसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो नहीं पढ़ा अपन ने अभी तक, वो भी नेक्स्ट क्लास नहीं किया है यार वो अपन ने। हाँ मतलब हमें ये लगता था कि ये चीज़ आप लोग को नहीं पूछी जाती तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया उसको। ठीक, पढ़ा लेंगे। वो शायद किसी टॉपिक में ये चीज़ें आ रही थी इसलिए उसका हमने एक ब्रीफ वो दिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का दिया था। हाँ शायद पॉवर्टी के समय, तो हमें लगता था कि इसके कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करना भी आता है क्या आप लोग को? फॉर्मूला, नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी आता है क्या? नहीं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अपने आप में एक टॉपिक होता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके कैलकुलेशन के भी 3 तरीके होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और
हाँ उसको तो ज़रूर आएगा, यदि कोई ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स लेगा तो उसको तो ज़रूर आएगा। नहीं तो जनरल में पूछ रहे, जनरल स्टडीज़ में पूछता है कि industrial growth rate has lagged behind in overall growth of gross domestic product in the post reform period. Give reasons how far the recent changes in the industrial policy are capable of increasing the industrial growth rate. इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखते समय ना आपको ये बात डिनाई करनी है, ये किसी का दिया हुआ स्टेटमेंट होगा, संभवतः किसी ने ऐसा कहा होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, यानी कि सुधारोत्तर अवधि में सुधारोत्तर में शामिल किया, सुधारोत्तर अवधि में जीडीपी की समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि की दर पिछड़ती गई है। ठीक, तो इसमें जो है आपको ये चीज़ डिनाई करनी है। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इसमें वो ये कह रहा है कि पोस्ट रिफॉर्म्स, जब मतलब रिफॉर्म पीरियड जो रहा है, मतलब 1991 के बाद से जीडीपी की ग्रोथ रेट में तो इंक्रीज देखा गया है, लेकिन उसकी तुलना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है पिछड़ती चली जा रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट की तुलना में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पिछड़ रही है, या उतनी नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो 2017 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहला तो जो है वो स्टेटमेंट है किसी का दिया हुआ, हाँ इन्वर्टेड कॉमा में है क्योंकि वो, तो उसको आपको डिनाई करना है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि एकदम आउटराइट डिनाई कर दो कि नहीं ये जो कहा गया है वो सही नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन आपको ये बताना है कि 1991 के बाद से क्या क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कितना अंतर देखा गया है वो बताना है आपको। जीडीपी नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना चेंज देखा गया वो बताना है, सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कोर इंडस्ट्रीज़ नहीं, सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कुछ भी, हाँ बिल्कुल, तो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। पावर, स्टील, पेट्रोलियम, डिफेंस नहीं, डिफेंस नहीं मिलेगी कोर इंडस्ट्री में, सीमेंट 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 देखो, कोल, पावर, स्टील, सीमेंट, पेट्रोलियम, हाँ वो पावर, पहली बार तो कोर इंडस्ट्री 8 नहीं होती, 5 ही होती है, 5 होती है यार कोर इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, पावर, पेट्रोलियम, कोल, ये 5 तो होती हैं। ठीक है, हाँ मतलब हमें भी तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो आपको जो है उस वाले क्वेश्चन में उनका स्टेटमेंट इस तरह से डिनाई करना है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्री रिफॉर्म पीरियड में ऐसा था, जो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में अब उसमें इतने चेंजेस, इतना सुधार देखा गया है, इतनी उसमें ग्रोथ देखी गई है, तो उससे ये हो जाएगा कि आपने वो कथन को डिनाई कर दिया। अब उसके बाद आपको आना है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2017 पे, कि ये पॉलिसी के माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन में और कैसे हम बेहतर मतलब रैपिड ग्रोथ देख सकते हैं, ये बात है उसमें। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन शायद 2003 या 4 से आया है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें डालो, वो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का एक बहुत बड़ा चेंज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ठीक, अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप एक चीज़ ये बता सकते हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
अरे FMCG भाई, चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, फूड प्रोडक्ट्स ही तो है। इसमें ग्रोथ आप क्यों यार, पहले कितने 1990 में 1990 के आसपास कितनी कंपनियां थी चिप्स बेचती थी अंकल चिप्स के अलावा, और आज कितनी है जो बेच रही है। तो फूड प्रोसेस देखो, फूड प्रोसेसिंग आप लोग का एक टॉपिक भी है एक्चुअली, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कितना चेंज हुआ है वो बता सकते हो, तो वो आपके एक दूसरे टॉपिक से भी रिलेट कर जाएगा, है ना। जरूरी नहीं हार्डकोर इंडस्ट्री में फोकस करना, नहीं, सारे इंडस्ट्रीज, हार्डकोर इंडस्ट्री अकेले कोर इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करना है आपको, सिर्फ सारे इंडस्ट्री से फोकस करना है। अच्छा, अब अपन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन देख लें। LPG तो लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, ठीक है ना। तो यानी कि उदारीकरण किस चीज़ में, नीतियों में।